एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लक्ष्य अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर पे बात करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी अनु पटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस के नए संस्करण का किया परीक्षण। इसकी खास बात क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत किया जा रहा है। भारत ने 20 जनवरी 2022 को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल उड़ीसा के जो बालासोर तट है वहां से दागी गई। इसमें इस ब्रह्मोस मिसाइल में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है जो इसके पहले नहीं की गई है। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन को विकसित किया। इसकी खासियत यह है कि पहले इसकी रेंज 298 किलोमीटर थी जो अब बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई है। और इस मिसाइल की खास बात यह भी है कि इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, ज़मीन, विमान कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या फिर ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से प्रक्षेपित हो सकती है। इसका मतलब ध्वनि की जो गति होती है उससे 3 गुना तेज यह मिसाइल है। भारत ने मिसाइल का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया था। यह हाल में ही अभी भारतीय नौसेना का युद्धपोत के रूप में शामिल की गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। MS सोमनाथ इसरो के प्रमुख। केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। यह करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। एस सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। अभी फिलहाल ये विक्रम साराभाई केंद्र के निदेशक हैं। उनकी नियुक्ति जो है 3 साल के लिए की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्व परीक्षण किया। यह गगनयान के मानव रेटेड प्रक्षेपण यान में शामिल करने हेतु क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करेगा। इसके पहले क्रायोजेनिक इंजन भारत के पास नहीं था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और इसे 12 जनवरी 2022 को बड़ी सफलता हासिल करते हुए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। ये हमारी गगनयान मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमें रूस के द्वारा बनाए गए इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे हमारी निर्भरता इस पर कम हो जाएगी। नासा ने रचा इतिहास, लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वेब की लॉन्चिंग नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से हुई है। इसका निर्माण 2 जो स्पेस एजेंसी है, एक तो हो गई नासा और दूसरी हो गई यूरोपियन एजेंसी, इन दोनों के सहयोग से हुई है। जेम्स वेब के निर्माण में 10,000 वैज्ञानिकों ने सहयोग किया है। 10,000 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस टेलीस्कोप को बनाया है। नासा ने 25 दिसंबर 2021 को अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसके पहले नासा का हबल टेलीस्कोप था, उससे हमें फ़ोटो मिलती थी, लेकिन अब जब नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया तो यह हमें तस्वीरें भेजेगा। 2 दशक से अधिक समय से बन रहे और लॉन्चिंग की राह देख रहे विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। तो दोस्तों, ये विश्व का अब सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप हो जाएगा। जो पहले हबल था अब वो जेम्स वेब कहलाएगा। ये महत्वपूर्ण है। यह हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। इसके पहले जो नासा का टेलीस्कोप था उसका नाम हबल टेलीस्कोप था, जिसने 30 साल से अधिक तक वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की तस्वीरें और अंदरूनी जानकारी उपलब्ध कराई। इनका काम क्या होता है दोस्तों कि ये अंतरिक्ष के तस्वीरें हमें भेजते हैं और जिससे हमको जानकारी मिलती है ब्रह्मांड के बारे में। अब जेम्स वेब ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़े उन रहस्यों की खोज में निकला है जो अभी तक मानव को पता ही नहीं था। ये इतना शक्तिशाली कि जो अभी तक छुपे हुए रहस्य ब्रह्मांड में ये उनको भी खोजने की शक्ति रखता है। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि ये अभी तक जो रहस्य अभी तक नहीं खुले थे उनको ये पता लगाएगा। अभी तक नासा का हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष से अद्भुत तस्वीरें भेजता था, लेकिन अब उसकी जगह कौन ले लेगा?
ये टेलीस्कोप ले लेगा। जेम्स वेब का निर्माण 10,000 वैज्ञानिकों से हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने हज़ार वैज्ञानिकों ने इसे मिलकर बनाया है, तो इसे आप याद रखिएगा। इस टेलीस्कोप का नामकरण कैसे पड़ा? दोस्तों, हम जानते हैं कि उसका नाम जेम्स वेब ही क्यों रखा गया। तो इसका नामकरण साल 2002 में नासा के प्रमुख रहे जेम्स वेब के नाम पर रखा। तो इसका नाम क्यों रखा गया जेम्स वेब? क्योंकि 2002 में जो नासा के प्रमुख थे जेम्स वेब, उनके नाम पर इस टेलीस्कोप का नामकरण रखा गया है। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के आग्रह पर यह जिम्मेदारी संभालने वाले वेब को नासा के अति महत्वपूर्ण अपोलो अभियान में भी उनकी बहुत अच्छी भूमिका थी। इसके कारण उनको सम्मान देने हेतु ये टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। जब वो कार्यरत थे अपने 1961 में, तो उन्होंने अपोलो अभियान को लीड किया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचे थे। आपको याद होगा, जब चंद्रमा पर पहली बार कोई इंसान पहुंचा था, वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण इनका नाम, इस टेलीस्कोप का नाम देके इनका सम्मान किया गया है। इस टेलीस्कोप को बनाने में 20 से भी अधिक साल का समय लगा है। इतना बड़ा था, इतना कि इसको बनाने में 20 साल से अधिक का समय लगा। लेकिन ये लॉन्चिंग के तुरंत बाद फ़ोटो नहीं भेजेगा। लगभग 6 माह बाद ही अंतरिक्ष से डाटा और तस्वीरें भेजने का काम शुरू कर सकेगा। लॉन्चिंग के बाद यह कक्षा में जब पहुंचेगा तो कई चरणों में काम करने के लिए तैयार होगा। ऐसा नहीं कि गया और सीधे आप काम करने लगे, नहीं, ये चरणों में ही काम करने के लिए तैयार होगा। कक्षा में पहुंचने के बाद यह ठंडा होगा। इसके बाद संचालन से जुड़ी सारी उपकरण खोलेगा और उन्हें एक दूसरे के साथ अलाइन करेगी। ये पहला उपग्रह है जिसको इसे बंद फोल्ड करके भेजा गया। इसके पहले सारे जो सैटेलाइट थे वो पूरे खोल के वो खुल जाते थे, पर ये बंद करके भेजा गया। इसका रीज़न ये है, यह पहला टेलीस्कोप है जिसे पूरी तरह से फोल्डेबल बनाया गया है। लॉन्चिंग के बाद अंतरिक्ष में स्थापित होने पर यह खुद को खोलेगा। यह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होगा। 15 लाख किलोमीटर दोस्तों, ये धरती से इतनी दूर पे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। जब यह सेट हो जाएगा तब यह 40 दिन बाद अंतरिक्ष की पहली तस्वीरें खींचेगा। यह जो टेलीस्कोप है, पुराने जो हबल टेलीस्कोप था उससे काफ़ी अलग है। जब ये ख़राब हो जाएगा तो इसको धरती से इसकी मरम्मत की जा सकती है। इसके पहले उसकी संभव नहीं थी हबल टेलीस्कोप की। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के निर्माण में 10 अरब डॉलर का खर्चा आया। 10 अरब डॉलर, जिसे भारतीय रुपयों में 73,616 करोड़ रुपए का खर्च है। इतनी धनराशि का इसमें खर्च आया। यह महंगा होने के बावजूद इसका काम पैसा वसूल होगा। भले इतना महंगा, पर ये अपना काम करेगा अच्छे से, तो पैसा वसूल कह सकते हैं आप। ये टेलीस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी देखने में सक्षम होगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको नॉर्मल हबल टेलीस्कोप नहीं देख सकता था। इसके कारण यह दूर स्थित धुंधले तारे और आकाश गंगाओं को भी साफ साफ देख सकेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कारण जो धुंधले तारे थे और जो आकाश गंगा बहुत दूरी पर स्थित थी, उनकी भी सुंदर तस्वीरें ले सकेगा। डीआरडीओ ने अभ्यास लक्ष्ययान का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के बयान में कहा है कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपक का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यभेदी अभ्यास का 23 दिसंबर को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने बताया कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ यह बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपक का प्रदर्शन किया गया। तो डीआरडीओ ने ये लक्ष्ययान का सफल परीक्षण किया। इस यान का इस्तेमाल क्या होगा दोस्तों? चलिए हम बात करते हैं। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होगा वो हवाई लक्ष्य के जो मिसाइल हैं उनके तौर पे किया जाएगा। मूल्यांकन कि वो कितनी दूर जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, उनके लिए छोड़ा जाएगा। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो विभिन्न मिसाइल प्रणाली हैं उनका मूल्यांकन करेगा। इस परीक्षण में इस विमान की निगरानी, टेलीमेट्री, रडार एवं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसर की जाँच की गई है। इस विमान के सारे हिस्सों ने तय मानकों पर सारे लक्ष्य हासिल किए। मतलब ये इतना सफल था कि इसने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई भी प्रेषित की है। वर्तमान उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों के अंतर्गत किया। मतलब ये ट्रायल चल रहा है, अभी ये पूरा नहीं है, प्रोटोटाइप है, उसकी
उड़ान परीक्षण विकासात्मक तौर पर है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO भी कहते हैं, ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की क्षमता बढ़ाते हुए 11 दिसंबर 2021 को इसके एक्सटेंडेड वर्जन पिनाका ER का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में किया गया। दोस्तों, हमने 26 जनवरी परेड में देखा होगा कि ये प्रदर्शित किया जाता है। ये जो पीछे है रॉकेट लॉन्चर में, ये इनको पिनाका नाम दिया गया। पिनाका ये होते क्या है? ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसमें 1 मिनट में ये रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। इसका निर्माण किसने किया है? DRDO के साथ मिलकर पुणे के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने साथ मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। इसके पहले इसकी क्षमता कम थी, लेकिन ये हाल में ही DRDO ने इन दोनों के साथ मिलकर इसकी मारक क्षमता का बढ़ा दिया है। इसकी मारक क्षमता कितनी हम देखते हैं। पहले ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता था, लेकिन अब जब इसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया गया है तो ये 44 सेकंड में अब 72 रॉकेट दाग सकता है। एक साथ 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। तो इसका ये उन्नत संस्करण है। पिनाका को 1 दशक से सेना में सेवा दे रही पिनाका का उन्नत संस्करण है। इसको नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया गया ताकि यह ताबड़तोड़ रॉकेट दाग सके। यह 75 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम भी है। एक तो ये 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है और इसकी मारक क्षमता लगभग 75 किलोमीटर है। पिनाका के बारे में हम जानते हैं कि क्या है, क्यों है, किसने बनाया है। पिनाका भारत में उत्पादित एक बहुखंडी रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका आपसे पूछा जाए कि पिनाका क्या है, तो वो क्या है? बहुखंडी रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर कैसे? रॉकेट को लॉन्च करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। यह इसका विकास दिसंबर 1986 में DRDO द्वारा विकसित किया गया था। इसकी आधुनिक तकनीक की वजह से इसका सटीक निशाना लगाने की क्षमता और विध्वंसक क्षमता बहुत अधिक हो गई है। जैसे इसको अपग्रेड किया गया है, यह पहले की तुलना में अधिक सटीक तरीके से निशाना लगा सकता है और विध्वंसक क्षमता भी इसकी पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। स्काई रूट ने किया भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का परीक्षण। स्काई रूट एरोस्पेस एक निजी कंपनी है जिन्होंने धवन 1 जो क्रायोजेनिक इंजन है, रॉकेट है, उसका निर्माण किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने धवन 1 नामक भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के उच्च चरण का प्रदर्शन किया है। इन्होंने विक्रम 2 प्रक्षेपण यान बनाया है और उसमें क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम दिया है धवन। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन 100% 3D प्रिंटेड है और 100% भारत निर्मित है। इसका मतलब इसमें कोई भी बाहर की तकनीक नहीं है, पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे 3D प्रिंट करके बनाया गया 100% भारत में। इसका नाम इसरो के तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। उन्होंने भारत की उन्नत प्रक्षेपण क्षमताओं के विकास का बीड़ा उठाया था, इसलिए उसका नाम धवन रखा गया। और विक्रम रॉकेट का नाम अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। उन्हें भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन था, तो वो विक्रम साराभाई। यह कैसे काम करता है? यह रॉकेट तरल प्राकृतिक गैस के संयोजन पर काम करता है, जिसमें 90% से भी ज़्यादा अधिक मीथेन रहती है। जो रॉकेट है वो मीथेन 90% से अधिक मीथेन रहती है उस गैस में। क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन कैसे बनता है? 90% जिसमें मीथेन का उपयोग करके इसका यूज़ किया जाता है। यह संयोजन उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है और इसकी लागत कम है। यह ईंधन पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए इस ईंधन का इस्तेमाल स्काई रूट एरोस्पेस इंजीनियर द्वारा भविष्य का ईंधन के रूप में किया जाता है। अभी तक जो भी ईंधन यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही उच्च लागत वाले हैं और ऊर्जा भी कम देते हैं, जबकि ये इसके उलट उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है और लागत भी कम है। इसलिए इसे एरोस्पेस इंजीनियर द्वारा क्या कहा जा रहा है? इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। धवन 1 इंजन जो एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, उसका इंजन के बारे में हम बात करते हैं। धवन 1 इंजन में लगभग 1.5 kN का वैक्यूम थ्रस्ट शामिल है। नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज़ में विशेष रूप से निर्मित
टेस्ट बेड पर इंजन का परीक्षण किया गया था, जिसमें ये सफल रहा। इंजन विक्रम 2 प्रक्षेपण यान का उच्च चरण है। यह LNG और LOX नामक पर्यावरण के अनुकूल संयोजनों का उपयोग करता है। इसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए LNG और LOX का यूज़ करता है। यह पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। इस इंजन का नाम सतीश धवन के सम्मान में रखा गया है। यह पूरी तरह से इंडिया बना और ये पूरी तरह से 3D प्रिंटेड भी है, मतलब 3D प्रिंट करके इसको बनाया है, कहीं से अलग से पार्ट नहीं मिले। पिक्सल 1 उपग्रह वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में पृथ्वी अवलोकन नक्षत्र मंडल में पहला निजी उपग्रह होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।